नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा एक्सरसाइज के बारे में कि पैरालिसिस पेशेंट को कैसे एक्सरसाइज करनी चाहिए मगर बिना एक्सरसाइज को बताए हुए। अक्सर पैरालिसिस के पेशेंट आते हैं और पूछते हैं कि मैं कौन सी एक्सरसाइज करूं कौन सी नहीं करूं, तो हम उनको बहुत कुछ बता चुके हैं इस वीडियो में भी और अपने ओपीडी के अंदर भी कि आपने क्या करना क्या नहीं करना। मगर एक कॉमन चीज मुझे हर पेशेंट में देखने को मिलती है कि वो अपना काम खुद करना पसंद नहीं करता। अपने काम करना एक पैरालिसिस पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। वो आपका काम नहीं है, वो आपकी एक्सरसाइज है। अब जब आप उसमें अपनी इंप्रूवमेंट ढूंढ लोगे ना, तो आपको आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता। अब मैं आपको छोटे से एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूँ। तो मान लो कि मुझे आज पैरालिसिस है और पैरालिसिस लेफ्ट साइड का ज़्यादा देखने को मिलता है, तो हम अपना लेफ्ट हैंड को मान लेते हैं कि वो पैरालाइज है। अगर मेरा लेफ्ट हैंड पैरालाइज है तो मुझे इससे काम करने की कोशिश करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए। तो मान लो कि ये 50% पावर पे है, मेरे हाथ सिर्फ यहाँ तक उठता है। अब पेशेंट सोचता है मेरे हाथ तो यहाँ तक जा रहा है, मुझे तो कंघी करनी है, मैं तो इस हाथ का यूज नहीं कर सकता। तो क्या करता है, राइट हैंड से कंघी करना शुरू कर देता है। राइट हैंड उसका डोमिनेंट था, काम कर सकता था, बट क्या उसको अपने राइट हैंड से काम करना चाहिए अपने आप को ठीक करने के लिए? नहीं करना चाहिए। पेशेंट को कोशिश करनी चाहिए कि आप अपने हिसाब से जो कॉम है वो लीजिए जिसपे आप अपनी ग्रिप बना सकें। आपका हाथ उठाने की कोशिश करेंगे यहाँ तक, अब यहाँ से ऊपर नहीं जा रहा क्योंकि मेरा तो पैरालाइज है, तो हम क्या करते हैं, राइट हैंड को पकड़ते हैं और इसको ऊपर लेके जाते हैं। जब हम ऐसा कर रहे हैं, अपने हाथ को असिस्ट करते हुए ऊपर लेके जा रहे हैं, तो मुझे खुद से पूछ के बताओ कि ये एक्सरसाइज है या नहीं है? क्योंकि आपने पहले जोर इससे दिया था, तो यहां तक जो हाथ मेरा आ रहा था, ये तो एक्सरसाइज की थी हमने, इसके बाद हमने उसको रास्ता दिखाया। तो ये जो छोटा सा हमने एक्शन लिया, छोटा सा अपना काम किया, छोटा सा अपने हाथ पे दबाव बनाया कि वो अपनी मूवमेंट को करे, नेचुरल मूवमेंट को करे, ये एक्सरसाइज का पार्ट है या नहीं है? मगर आप तो उसे काम समझते हैं। दूसरी, आप जब कपड़े पहनते हैं, जब आप कपड़े पहनने की कोशिश करते हैं, तो अक्सर आपको किसी न किसी की हेल्प लेनी पड़ती है। तो आप मत लीजिए। आप शर्ट में अपना हाथ डालने की कोशिश कीजिए, चाहे आपको पहले राइट में डाला फिर आप लेफ्ट में डाल रहे, अटक रहा है, मगर आपको पता है कि इसमें आपको टाइम लगेगा, आपको दिक्कत होगी, बट आप कोशिश कीजिए कि वो खुद ब खुद हो सके। छोटे बटन को बंद करने में मानता हूं कि हमें दिक्कत हो सकती है, मगर बड़े बटन जो हमारे पैंट के होते हैं, हमारे जीन्स के होते हैं, उनको बंद करने में अगर आपको दिक्कत महसूस हो रही है, तो कोशिश कीजिए कि वहां से रास्ता निकाले और हम उस बटन को बंद कर दें। यही तो हम काम डेली बेसिस पे करते हैं। जब आप खाना खाते हैं, आपको खाना टेबल पे दिया जाता है, बेड पे दिया जाता है कि खाना खा लो, उसके बाद वो प्लेट वहीं पे सजी रहती है, वो कभी भी सिंक में और किचन में नहीं जाती। क्यों नहीं जाती? क्योंकि हमें तो पैरालिसिस है। बट आपने कभी कोशिश की कि आप उसको उठा के लेके जाओ, चाहे धीरे धीरे? क्योंकि जब आपने प्लेट अपने हाथ में उठाई है ना और आप किचन तक जा रहे हो, उसमें हो सकता है कि 10 या 20 स्टेप आपको लेने पड़े या उससे ज्यादा लेने पड़े। मगर जब आप 10 से 20 स्टेप चलने की कोशिश कर रहे हो, तो आप कोशिश कर रहे हो कि प्लेट में रखी हुई कटोरी गिरे नहीं। तो आप क्या कर रहे हो, बैलेंस बना रहे हो। और बैलेंस कहां से बना रहे हो? कमर से, अपने हाथ से, पूरी बॉडी को बैलेंसिंग एक्सरसाइज दे रहे हो। तो ये छोटे छोटे टास्क को आप सोचते हो कि ये एक्सरसाइज है ही नहीं, ये तो काम करेगी नहीं, बट ये सबसे ज्यादा काम करती है। क्योंकि जो काम हम रोज 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 करते हैं, हम उसमें अच्छे होते चले जाते हैं। आज आप प्लेट नहीं उठा पा रहे थे, गिर गई कटोरी, गिर गई चम्मच, गिर गया, कोई बात नहीं, हम दोबारा से कल दोबारा प्रैक्टिस करेंगे, उसको उठाएंगे, वापस रखेंगे, रखकर हम खुद ही आएंगे। टाइम लगेगा ना, और एक पैरालिसिस पेशेंट के पास बहुत टाइम होता है क्योंकि वो काम से छूट चुका होता है, काम कर नहीं पा रहा होता है, मगर वो अपने काम भी छोड़कर औरों पे डिपेंडेंट हो जाता है। वो चीज बहुत ज्यादा गलत होती है। अब आप मान लो, एक और एग्जांपल देता हूं, नहाने वगैरह। अक्सर पेशेंट को नहलाना भी पड़ता है कई लोगों को, तो आपने कोशिश करनी कि खुद नहाना है और अपने पैरालिसिस वाली साइड से ही नहाने की कोशिश करनी है। अगर मान लो मेरा लेफ्ट साइड, जैसे मैंने बताया था, मान लो कि पैरालाइज्ड है, तो हम साबुन पकड़ेंगे और यहां तक आ रहा है ना, ये इतना पार्ट तो हम लगा लेंगे ना धीरे धीरे, है ना। अब यहां से ऊपर नहीं आ पा, तो हम क्या करेंगे, दूसरे हाथ की असिस्टेंट से ऊपर ले आएंगे। मगर काम या तो हम लेफ्ट से करेंगे या फिर दोनों हाथों से करके मिला के करेंगे। अकेले राइट हैंड से काम नहीं करेंगे। यानी हमने सिर्फ एक हाथ से काम करके छुट्टी लेनी कर लेनी, आपको टाइम लगाना है, आपने उस चीज के साथ जूझना है। क्योंकि जितना आप अपने जूझ रहे हो किसी काम को करने में, आपका ब्रेन उसको करने के रास्ते ढूंढ रहा है। आप जब कभी कुछ काम नया शुरू करते हैं, तो क्या एक ही बारी में सीधा एक्सपर्ट बन जाते हो उस काम को? नहीं करते ना। जब तक उस काम को 10,000 बार नहीं किया जाता, तब तक हम उस काम में अच्छे नहीं होते। तो एक बहुत सिंपल सा रूल है, इसमें पूरी की पूरी बुक लिखी हुई है कि अगर आपको किसी काम के अंदर एक्सपर्ट बनना है, तो उस काम को 10,000 बार कर लो और 10,000 बार करने के बाद आपको कोई नहीं रोक सकता। अब ये जो रूल है, ये हम पैरालिसिस पेशेंट में भी यूज कर सकते हैं। अगर मैं एक एक्सरसाइज को 10,000 बार कर रहा हूं, तो क्या हो रहा है, मैं उसमें अच्छा हो रहा हूं कि वो ऑटोमेटिक तरीके से
होने लग गई। तो कोई भी एक्सरसाइज में रिपीटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि हम उसको कितनी बार कर रहे हैं। तो जब हम डेली बेसिस पे उस पर करते रहते हैं तो क्या देखते हैं कि इसमें इंप्रूवमेंट आती चली जाती है। हमने दिन में 1 बार किया, 2 बार किया। अब आप सोचोगे कि 10,000 बार तो बहुत बड़ी होगी, अगर मैं रोज दिन में 1 बार कर रहा हूं तो 10,000 दिन लग जाएंगे मुझे करने में। अगर आप ऐसे मैथ्स के साथ किसी चीज को शुरू करते हो या उसको बंद कर देते हो, शुरू करने से पहले ही बंद कर देते हो, तो आपकी मदद कोई डॉक्टर, कोई मेडिसिन कुछ नहीं कर सकता। आपको ध्यान देना कि आपने अपने हर काम को खुद, जब आप खुद करने की कोशिश कर रहे हो तो एक मूवमेंट ये हुई, एक मूवमेंट ये हुई, आपने काम करने की कोशिश की तो ये एक मूवमेंट हो गई। तो ये जो मूवमेंट हम पूरे दिन कर रहे हैं ना, ये दिन में कितनी बार कर सकते हैं? 300-400 बार तो हो ही सकती है, 100-200 बार तो हो ही सकती है ना। अब हिसाब लगाओ कि कितने दिन में ठीक हो जाओगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम अपनी बॉडी पे काम करें और किसी भी मूवमेंट पे 10,000 बार कोशिश करें कि वो हो। डेली अगर आप किसी भी तरीके से 10,000 स्टेप चलना शुरू कर दोगे ना, सही तरीके से पैर उठाकर, जैसे मैं समझाता हूँ हर वीडियो के अंदर, मैं आपसे शर्त लगा सकता हूं कि आपको अपने अंदर एक ही महीने के अंदर इंप्रूवमेंट दिखनी शुरू हो जाए, क्योंकि हमने उस काम को 10,000 बार किया था। और 10,000 बार सही तरीके से करने में हमारे अंदर इंप्रूवमेंट आएगी ही आएगी। बस हमने करना क्या है, अपने ब्रेन को इसे सीखने के लिए रेडी रखना है और अपनी मेहनत उसमें झोंक देनी है। जब ये दोनों चीजें आपस में मिलती है ना, तो कोई भी बड़ी से बड़ी परेशानी छोटी हो जाती है। अब मैं चाहता हूं कि आप मेरे कुछ पेशेंट से मिले तो आपको बहुत क्लियर कट आइडिया मिल जाएगा कि डॉक्टर साहब कितना सही कह रहे हैं और कितना गलत कह रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज हमारे साथ हैं मोहनजीत सिंह जी। मोहन सिंह जी को लेफ्ट साइड का पैरालिसिस हुआ था 6 महीने पहले, और ये 1 महीना पहले हमारे पास साई संजीवनी के सेंटर में आए थे। मोहनजीत जी, आपको 1 महीने पहले क्या कंडीशन थी आपकी? ये हाथ मेरा बिल्कुल भी नहीं हिलता था, बिल्कुल भी नहीं। कैसा? बिल्कुल लटका हुआ था? बिल्कुल ऐसे लमका हुआ था जैसे लाश होती है। आप उठाओ, ये दूसरा हाथ उठाओ। ये फर्क कितने टाइम में आया? ये फर्क वन मंथ में, 1 महीने के अंदर आपको आया। बाकी अपनी आपको बोलचाल में फर्क नजर आया होगी? बोलचाल में काफी फर्क है। पहले मतलब हकला के बोलता था बहुत ज्यादा, अब थोड़ी सी साफ हुई है। ठीक है, तो 1 महीने की दवाई से आप में इतना फर्क आ गया, तो कितना लगता है कि कितने % आपकी बॉडी के अंदर फर्क आ गया 1 महीने की दवाई? 1 महीने में 30 से 40% आ गया। 1 महीने के अंदर 40% तक आ गया। हाथ पूरा आपका उठने लग गया है, जान भी आ गई है हाथ में, जान भी आ गई है। तो कितना लगता है कितने टाइम में ठीक हो जाओगे? 2 से 3 महीने। ठीक है, तो इसकी शुरुआत कैसे हुई थी? पैरालिसिस कैसे पता लगा था पैरालिसिस हुआ? क्या किया था आपने? बीपी हाई हो गया था मेरा। अटैक हुआ मेरे को, मैंने बाथरूम में था, मैं नीचे गिर गया। मैंने खड़े होने की कोशिश करी, वो फर्स्ट टाइम था। बंदे को पता ही नहीं होता कि ऐसा भी कुछ होता है, पैरालाइज कोई चीज़ होती है। नॉर्मल आदमी को तो पता ही नहीं होगा। तो मेरे को पता ही नहीं चला, मेरा हाथ उठाऊं ये वाला लेफ्ट वाला तो उठता ही नहीं था। खड़े होने की कोशिश करूं, खड़ा नहीं हुआ जा रहा। फिर मैंने हिम्मत करके, सामने टूटियाँ लगी थी तीन, उनको पकड़ के उठने की कोशिश करी। वो मतलब फिसल गई, मैं दोबारा नीचे गिर गया। तो उसके बाद आपने इलाज करवाया था? इलाज मेरा चला था जी। कहाँ चला था? मेरा इलाज चला था पंजाब में। पंजाब में कितने टाइम चला? वहाँ 25 दिन चला था। उसके बाद 4-5 महीने में चला होगा ना वो? हॉस्पिटल में चला था वो। ठीक है। उसके बाद महीने भर बाद मैं यहाँ आ गया दिल्ली। मैं दिल्ली का ही रहने वाला हूँ, दिल्ली वापसी आ गया। उसके बाद मैंने वहाँ दिखाया जेबी पंथ में। जेबी पंथ में मेरे को 5 महीने मैंने वहाँ दिखाया, मेरे को कुछ फ़र्क नहीं दिखाई दे रहा था। तो फर्क नहीं आया। और यहाँ 1 महीने में मेरे को गाड़ी बहुत तेज़ी से चलने लग गई। बहुत फ़र्क मिल रहा है, बहुत ज़्यादा। चलिए, अभी आपको क्या दिक्कत महसूस हो रही है 1 महीने के बाद? 1 महीने में हल्के से जकड़न है, बस पैर के यहाँ ऊपर सिर्फ जकड़न है। चलने में आराम आया पहले से? ठीक चल लेते हो पहले? हाँ, चलने में काफ़ी फ़र्क है। बस थोड़ी सी वो जकड़न कूल्हे में आपको जकड़न सी महसूस हो रही है। कोई बात नहीं, उसको इस महीने हम निकाल देंगे। बाकी जो मरीज़ होते हैं लकवे के, पैरालिसिस के लिए, उनको क्या कहना चाहोगे? एक बार ये ज़रूर आए साई संजीवनी में, डॉक्टर पुरु धवन जी से मिलें। बिल्कुल आपको ऐसा ट्रीट करेंगे, बिल्कुल ओके हो जाओगे। आप भी 2-3 महीने में ओके हो जाओगे। चलिए मोहनजीत जी, आपने साथ परहेज क्या किया थे इलाज के साथ साथ? हाँ जी, परहेज किया था कुछ खाने के लिए? जो परहेज बताया था पूरा परहेज किया? खट्टे का पूरा परहेज रखना है। खट्टे में टमाटर,
टमाटर भी नहीं खाना, आम अचार ऐसी चीज़ें कोई चीज़ नहीं खानी और तली हुई चीज़ नहीं खानी। अगर एक मरीज़ सही तरीके से अपना खाने पीने पे परहेज़ कर लेता है, जो एक्सरसाइज बताई जाती है उसे प्रॉपर करता है और जो मेडिसिन दी जाती हैं आपको साई संजीवनी से उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करता है, स्ट्रिक्टली उसको लेता है, कोई मिस नहीं करता, उन पेशेंट के अंदर जो चेंजेस होते हैं वो ड्रास्टिक होते हैं। अब मोहनजीत सिंह ही एक ऐसा केस है जिनके अंदर 30-40% इम्प्रूवमेंट है 1 महीने के अंदर। ये बहुत बड़ा जंप होती है पैरालिसिस के ट्रीटमेंट के अंदर, क्योंकि दिक्कत आपके ब्रेन में आई होती है। ब्रेन एक ऐसा ऑर्गन है जिसको ठीक कर पाना, जिसके अंदर मेडिसिन पहुंचा पाना मुश्किल काम होता है। क्योंकि अभी आपको मोहनजीत सिंह ने बताया कि इन्होंने ट्रीटमेंट लिया, जीबी पंत का भी ट्रीटमेंट लिया और 5 महीने लिया, एक्सरसाइज भी की, बट कोई चेंजेस नहीं थे। मगर वहीं पर साई संजीवनी के ट्रीटमेंट से, 1 महीने के ट्रीटमेंट से, उसी के 1 महीने के ट्रीटमेंट के अंदर एक्सरसाइज प्रॉपर करने से इनके अंदर इतने ड्रास्टिक चेंजेस आपको देखने को मिल जाते हैं कि जो हाथ पहले बिल्कुल डेड था, उठता नहीं था, बिल्कुल मूवमेंट नहीं थी, उसमें सडनली इतनी अच्छी मूवमेंट है कि ये इसे ऊपर ले जा पाते हैं, एक तरीके से काम कर पाते हैं। अभी 1 ही महीना हुआ है, नेक्स्ट मंथ तक जहाँ तक है इनके हम पूरी फंक्शनिंग वापस लेकर आ जाएंगे। तो मैं मोहन जी मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। आप कुछ कहना चाहते हैं? कहना चाहता हूँ, बिल्कुल सर। हाँ बताइए। एक बार सर का यूट्यूब पे जो ये वीडियो बनाई है ज़रूर देखें, उससे बहुत आपको ताकत मिलेगी। जो बंदे छोड़ देते हैं ना जीने की चाह, उसको बहुत ताकत मिलेगी। चलिए मोहनजीत ने इनकी बात आपको अगर समझ में आए तभी दवाई लेना, बिल्कुल समझाते का तरीका। इनकी एक बात मेरे को बहुत अच्छे से समझ आ गई, जो इन्होंने कही थी अपने जो इससे पहले वाला वीडियो उसमें, कि मैंने आपको हाथ पैर की दवाई नहीं देनी, मैंने आपको जहाँ आपकी मेन हरजाना हुआ, जो दिमाग में हरजाना हुआ, जो दिमाग में क्लॉक हुआ है, उसकी दवाई देनी है। उसको ठीक करूँगा तो ये अपने आप ठीक हो जाएंगे। मेरे को इनकी बाकी मैं जहाँ भी मेडिसिन ले रहा था वो सिर्फ यही देते थे, एक बीपी की दवाई, एक कैल्शियम की, अपना सुबह शाम खाई जाओ। उससे तो कुछ हो ही नहीं रहा था ना, कुछ मेरे को बात समझ आ रही थी, कोई दवाई तो दे नहीं रही थे, तो कैसे ठीक हुआ मैं, मेरे में कैसे। हाँ, इसलिए हो पाता है ये चीज़ जो अभी मोहनजीत ने बताई, ये कॉमन चीज़ है, ये हर एक एलोपैथिक ट्रीटमेंट के अंदर हमें देखने को मिलता है। एलोपैथिक ट्रीटमेंट के अंदर ब्रेन के नुकसान को भरपाई करने की मेडिसिन नहीं है, इसलिए डॉक्टर्स आपको नहीं दे पाते। एलोपैथिक मेडिसिन स्टार्टिंग के इमरजेंसी केसेस के अंदर बहुत अच्छी होती है। अगर किसी को पैरालिसिस का स्ट्रोक हुआ है, एकदम आया है और वो पहले 3-4 घंटे के अंदर हॉस्पिटल पहुंच जाता है, तो उसको एक इंजेक्शन होता है टीपीए का। वो टीपी का इंजेक्शन दिमाग के अंदर हो रहे नुकसान को काफ़ी हद तक कंट्रोल में कर लेता है। अगर पेशेंट इस इंजेक्शन को लगवाने से चूक जाता है, टाइम ज़्यादा हो जाता है कि वो पहचान ही नहीं पाता कि उसके साथ क्या हो रहा है, या हॉस्पिटल पहुँचने में टाइम लग जाता है, ऐसे केसेस के अंदर जो दिमाग के अंदर जो डैमेज है वो काफ़ी हद तक हो चुका होता है, उसको इंजेक्शन से रिवर्स करना बहुत मुश्किल होता है। वहीं पर काम आता है साई संजीवनी की मेडिसिन। जो साई संजीवनी जो ट्रीटमेंट देता है वो एक ऐसी अप्रोच है जो हर एक डॉक्टर को रखनी चाहिए कि दिक्कत अगर आपके ब्रेन में हुई है, ब्रेन के अंदर नुकसान हुआ है, ब्रेन के अंदर क्लॉट आया है, ब्रेन की टिश्यू को नुकसान पहुंचा है, तो ट्रीटमेंट भी ब्रेन का करें, ना कि आपके हाथ पैर का। क्योंकि जितने भी डॉक्टर्स पैरालिसिस ट्रीटमेंट में करते हैं वो अक्सर आपको मसल्स की मेडिसिन देते रहते हैं, एक्सरसाइज करने के लिए बोल देंगे, फिजियोथेरेपी करने के लिए बोल देंगे, मगर वो इस बात से चूक जाते हैं कि जो मेन प्रॉब्लम आई थी, जिसकी वजह से आपका सीटी स्कैन करवाया गया, आपका एमआरआई करवाया गया ब्रेन का, वो इसलिए करवाया गया क्योंकि दिक्कत जो थी आपके ब्रेन के अंदर थी, ना कि आपके हाथ पैर के अंदर। क्योंकि जो हमारा ब्रेन होता है हमारे हाथ पैर को प्रॉपर तरीके से कंट्रोल करता है। किसी तरह का भी नुकसान अगर ब्रेन के अंदर आता है, उसका असर हमारे हाथ पैर पर नज़र आना शुरू होता है कि हमारे हाथ पैर काम नहीं कर रहे। तो अगर हर एक डॉक्टर ये अप्रोच लेके चलता है कि मैंने इसके ब्रेन को ठीक करना है और इसकी मसल्स को ठीक रखना है एक्सरसाइज से, फिजियोथेरेपी से, तो हर एक डॉक्टर के जो रिजल्ट्स हैं वो अच्छे हो जाएंगे। तो साई संजीवनी की हमेशा कोशिश यही रहती है हर एक पैरालिसिस के पेशेंट के अंदर कि हम उसकी जड़ पे जाकर काम करें, पेशेंट की जड़ में जाके काम करते हैं, रोग की जड़ में जाके काम करते हैं, तो रिजल्ट्स हमें मोहन जी जैसे मिल जाते हैं। अगर कोई पेशेंट में 30-40% पहले महीने में रिजल्ट्स नहीं भी मिलते हैं, अगर पेशेंट के अंदर हमें 10% भी रिजल्ट मानते लेके चलते हैं या इससे भी ख़राब मान के चलते हैं, तो भी पेशेंट में काफ़ी अच्छी रिकवरी देखी जाती है 4-5-6 मंथ्स के बाद। तो हर एक रिजल्ट्स को, हर एक केस को एक जैसा ना समझें।
आप अपना ट्रीटमेंट शुरू करेंगे, आपके अंदर चेंजेस डेफिनेटली दिखने शुरू हो जाएंगे फर्स्ट मंथ में, क्योंकि ये चेंजेस इतने छोटे लेवल पर होते हैं, इतने माइन्यूट लेवल पर होते हैं कि इनको जांच पाना, परख पाना बहुत मुश्किल होता है। तो हर एक पेशेंट को जो साई संजीवनी का ट्रीटमेंट ले रहे हैं उनको यही एडवाइस की जाती है कि अपनी वीडियो ज़रूर बनाओ, अपने चलने की, हाथ उठाने की, बोलने की वीडियो ज़रूर बनाओ ट्रीटमेंट से पहले, और 1 महीने के ट्रीटमेंट के बाद फिर दोबारा से उसको बनाओ और उसे दोबारा खुद चला के देखो। अगर आपको अपनी ट्रीटमेंट के अंदर अपने चलने में, अपने बोलने में, अपने हाथ उठाने में फ़र्क नज़र नहीं आता, आपको महसूस नहीं होती ताकत, आप अपने डॉक्टर को ज़रूर बताओ और साई संजीवनी के डॉक्टर्स को ज़रूर बताओ कि मैंने आपका ट्रीटमेंट लिया और 1 महीने के अंदर मेरे अंदर रिजल्ट्स नज़र नहीं आए। तो डॉक्टर्स उसके पीछे हिस्ट्री में जाते हैं, देखते हैं कि क्या गलती आपसे हुई, क्या गलती हमसे हुई, क्या कमी दवाई में रह गई। तो उससे फ़ायदा क्या होता है कि जो गलतियाँ हमने की हैं हमें उसे सुधार करने का मौका मिल जाता है, पेशेंट एंड पर भी, डॉक्टर के एंड पर भी और मेडिसिन के एंड पर भी। तो जब हम तीनों को अपनी कमियों को भरते हुए कोशिश करते हैं कि कोई भी कमी किसी से भी रह जाए उसको हम भरपाई करनी शुरू कर देते हैं। तो अगर मान लो पहले महीने के अंदर में रिजल्ट्स कम भी मिलते हैं तो दूसरे महीने में हमें वो कवर अप हो जाती हैं, तीसरे महीने में जाकर और अच्छे कवर अप हो जाते हैं। तो अगर आप साई संजीवनी का ट्रीटमेंट ले रहे हैं, हमेशा अपनी एक चीज़ को हमेशा ये ध्यान रखें कि अपनी जो कंप्लेंट हैं, जेन्युइन कंप्लेंट्स, आप कभी कोशिश मत कीजिएगा कि अभी कंप्लेंट नहीं है, कंप्लेंट बना के आप बोले। आप अपनी कंप्लेंट्स, जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर आपको फ़ोन करते हैं या आप उनको फ़ोन करते हैं, उनको सही तरीके से बताएं, सही तरीके से आप बताएंगे, सही तरीके से समझाएंगे तो आपकी जो प्रॉब्लम है उसकी जड़ में जाकर हम काम कर पाएंगे। कोई कमी रह जाएगी उसको पूरा किया जाएगा। तो हम मोहन जी का धन्यवाद करते हैं आज हमें बेसिक मोटिवेशन देने का। थैंक यू तो मेरे को आपका करना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है, हर एक पेशेंट हमारे लिए ज़रूरी होता है और पेशेंट ही दूसरे पेशेंट को ये बता पाता है कि उसके अंदर कितना बदलाव है। अगर मैं ये बात मैं बोलूँ कि मैं पेशेंट को ठीक कर देता हूँ वो अलग है, मगर एक जब पेशेंट कहता है कि मैंने इसमें सुधार किया है, दूसरा पेशेंट उसको देखता है तो उसके अंदर आशा आते हैं, क्योंकि पैरालिसिस के जो मरीज़ होते हैं कई साल पुराने होते हैं। हमने ऐसे पेशेंट देखे हैं जो 10 साल पुराने हैं, 17 साल पुराने हैं, उनके अंदर भी सुधार होना शुरू हो जाता है। तो क्योंकि अगर आप 1 साल पुरानी बीमारी है, आपको 6 महीने हुए थे, आप में सुधार जल्दी हुआ। अगर यही परेशानी आपको 2-3 साल पुरानी होती तो आप हिम्मत हार चुके होते। आपको लगता है कि दुनिया में कहीं इसका इलाज ही नहीं है, मैं पैसे बर्बाद कर रहा हूँ। अभी भी मैं हिम्मत हार ही चुका था। हाँ, तो अक्सर लोगों के अंदर यही होता है कि इसका इलाज तो है नहीं, तो लोग ये सोच के वहाँ पर हिम्मत हार कर जैसी अपनी कंडीशन होती है उसको अपना लेते हैं। मगर हमें क्या करना होता है, हमें उनके अंदर ताकत फूकनी होती है कि आप ठीक हो सकते हो, चल सकते हो, कर सकते हो। जब वो उनमें इच्छा होती है ठीक होने की तभी वो हो पाते हैं। इच्छा कब आती है? जब हम दूसरे मरीज़ को ठीक होते हुए देखते हैं कि वो मरीज़ ठीक हो रहा है। इच्छा तब आती है जब कोई मतलब गाइड करने वाला होता है, दूसरा मरीज़ कहता है कि मैं ठीक हुआ था तू भी ठीक हो जाएगा, तो एक इच्छा आती है चलिए यार कोई बात नहीं करके देखते हैं। तो एक इच्छा शक्ति लाने के लिए एक दूसरे मरीज़ से मिलना बहुत ज़रूरी होता है। और आज के डेट में तो नेट के जरिए हम एक मरीज़ से दूसरे मरीज़ से मिलना वैसे भी बहुत आसान है। पैरालाइज का मरीज कहीं जा उठ तो सकता नहीं है, घर पे लेटे ही रहेगा, लेटे लेटे वीडियोस ही देखता है। तो मैं भी हिम्मत हार गया था। मैंने आपका जो वीडियो है वो मतलब देखा यूट्यूब पे और बात मेरे को समझ में आ गई। चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ जैसे मोहन जी को अपनी बात समझ में आ गई, अपनी बीमारी समझ में आ गई कि उनके हाथ पैर में कोई दिक्कत नहीं है, उनके दिमाग में क्लॉट आया था तो दिमाग का इलाज किया और उनका असर आपने खुद देखा कि मोहन जी के जो हाथ में जो कल तक बिल्कुल डेड थे, 1 महीना पहले बिल्कुल मूवमेंट नहीं थी और इतनी फंटास्टिक मूवमेंट आप खुद देख सकते हैं, कितने आराम से, कितनी ईजिली उन्होंने अपना पूरा हाथ उठाया है। तो मोहन जी का हम धन्यवाद करते हैं क्लिनिक में आकर दूसरे पेशेंट्स को मोटिवेट करने के लिए कि वो हिम्मत ना हारें, लगे रहें। ऊपर वाला है, मदद करेगा, काम का को करना ही पड़ेगा। ऊपर वाला ऊपर है, वो साथ देगा और नीचे डॉक्टर साहब है, ये साथ देंगे। नहीं, हम सिर्फ दवाइयाँ देते हैं, ठीक ऊपर वाला ही करता है। ये बात हम भी जानते हैं, पेशेंट को भी ध्यान में रखनी चाहिए कि हमारे पास कोई देवीय शक्ति नहीं है, जो करते हैं ऊपर वाला ही करता है। जिसने रोक दिया है वही हरता है। ठीक है, इसी के साथ मैं आपसे चलने की आगे मांगूंगा। धन्यवाद।